हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर क्या टॉपिक कवर किया था। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर हमने स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड यानी द्रवों की संरचना के बारे में पढ़ा था। हम लिक्विड स्टेट में अब तक कितने टॉपिक को कवर कर चुके हैं उसके बारे में तुम्हें बताने जा रहा हूं बच्चों। हम सबसे पहला टॉपिक हमने डिस्कस किया था इंट्रामोलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में, अंतरा आणविक आकर्षण बलों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अंतरा आणविक आकर्षण बल क्या होते हैं बच्चों, इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। और अंतरा आणविक आकर्षण बलों की बात करें तो इनमें हमने कौन कौन से पढ़े। हमने वॉन डेर वाल फोर्सेस के बारे में पढ़ा कि वॉन डेर वाल फोर्सेस क्या होते हैं। ओके, वॉन डेर वाल फोर्सेस यानी वॉन डेर वाल आकर्षण बल के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। और एक हमने सबसे अच्छा टॉपिक पढ़ा था जूम क्लासेस में, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो बच्चे जूम पे नहीं क्लास लगा पाए, चिंता मत करना बच्चों, ये वाला लेक्चर आपको यूट्यूब पे भी प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन मैं आपको करवा चुका हूं। फिर बात आती है स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैस। ये मैंने कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी कि कुछ गुणों के बारे में बताया था कि ऐसे कौन कौन से करैक्टर हैं, ऐसे कौन कौन से गुण हैं जो आइडेंटिफाई करते हैं कि व्हाट इज सॉलिड, व्हाट इज लिक्विड, व्हाट इज गैस, है ना। हमने डिफरेंसेस किए थे कि वॉल्यूम किसका डेफिनेट है, वॉल्यूम किसका डेफिनेट नहीं है, किसका आयतन निश्चित है, किसका आयतन अनिश्चित है। इन सारे करैक्टर्स को लेकर के हमने स्टडी की थी। वही टॉपिक था आपका स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैस, यानी गैस, द्रवों और ठोसों के मध्य संरचनात्मक रूप से क्या विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ये टॉपिक हम लास्ट लेक्चर के अंदर कंटिन्यू कर चुके हैं। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड यानी द्रवों की संरचना हम पढ़ रहे थे। द्रवों की संरचना में हमने 4 पॉइंट हमने पढ़ने थे। स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड यानी द्रवों की संरचना, सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किया था लिक्विड एज एन एक्सटेंशन ऑफ द गैस। द्रव गैस का विस्तारित रूप है। डिसऑर्डर इन लिक्विड स्टेट, बर्नौली थ्योरी। दूसरा पॉइंट हमने स्टडी की थी बर्नौली थ्योरी। क्यों? बर्नौली का सिद्धांत द्रव अवस्था में अव्यवस्था को आना। द्रव अवस्था में अव्यवस्था को हमने क्या बोला था? डिसऑर्डरनेस। और डिसऑर्डरनेस का सेकंड सिनोनिम क्या बनता है, पर्यायवाची क्या बनता है बच्चों? एंट्रोपी। ध्यान है बच्चों आपको, एंट्रोपी। थर्ड पॉइंट हमने पढ़ा था आयरिंग थ्योरी ऑफ लिक्विड, द्रवों का आयरिंग सिद्धांत। हालांकि ये थ्योरी है बच्चों, एक्सपेरिमेंटल साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए और उस बेस पे हमें थ्योरी दे दी। लास्ट पॉइंट है हमारा जो डिस्कस होने वाला है स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड वाटर, द्रव जल की संरचना। ये टॉपिक करते ही ना, ये टॉपिक आज हम कवर कर लेंगे। लास्ट पॉइंट कवर करते ही हमारे जो लिक्विड स्टेट चैप्टर है, लिक्विड स्टेट में हमारे ए और बी पार्ट हैं। देखो बच्चों, हमारे ए पार्ट में तो है लिक्विड स्टेट, उसके बाद बी पार्ट में, इस यूनिट में ए पार्ट में तो है लिक्विड स्टेट, बी पार्ट में है कोलाइडियल स्टेट। और लिक्विड स्टेट का भी 2 चैप्टर बांटे गए हैं। लिक्विड स्टेट के अंदर द्रव अवस्था के 2 भाग हैं। एक भाग में ये आता है इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस, स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड एंड स्ट्रक्चर डिफरेंसेस बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैस। ये हम टॉपिक एक पार्ट हमारा कवर हो जाएगा। उसके बाद सेकंड पार्ट हम करेंगे स्टार्ट कब? मंडे से करेंगे। टाइमिंग रखेंगे अपने यही 6:30 बजे या 7 बजे का टाइम रखेंगे, शाम को लाइव क्लास होगी। और बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को बोल दूं कि आपकी 1:20 पे आपको अटेंडेंस देने आना है बच्चों। किसी को डाउट तो वो भी पूछ सकता है, और बीएससी फर्स्ट ईयर भी आप भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1:20 PM पर, ओके बच्चों, जूम पर, किसी को डाउट पूछने हो तो ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का लास्ट पॉइंट। तो लिक्विड स्टेट कंप्लीट होने के बाद फिर आपको सेकंड ये वाला पॉइंट अपने जो उसका सेकंड पार्ट है वो स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर आता है इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस, स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड एंड ये टॉपिक। उसके सेकंड पार्ट में आते हैं क्या आते हैं लिक्विड क्रिस्टल्स, वो स्टार्ट करेंगे अपने मंडे को। उसके बाद आता है कोलाइडियल स्टेट, कोलाइडियल अवस्था, ये भी काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। फिर बी चैप्टर अपने खत्म करते हैं, 4 यूनिटें आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और उससे पहले जो भी टॉपिक पेंडिंग रहेंगे वो तुम्हें देता रहूंगा, चिंता मत करना। और तुम्हें नोट्स तुम्हें हाथ पर तुम्हें दे ही रहा हूं ग्रुप्स के अंदर। तो बच्चों चलते हैं आगे, हम 4th पॉइंट करने जा रहे हैं। 4th पॉइंट सबसे पहले दिया किसने, किस साइंटिस्ट ने ये थ्योरी दी? तो स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड वाटर यानी द्रव जल की संरचना के बारे में ये सिद्धांत हमें किसने दिया? मॉर्गन एंड वरेन ने। तो ये थ्योरी हमें मॉर्गन एंड वरेन ने दी। अगर मैं हिंदी में लिखूं तो मॉर्गन एंड वरेन, है ना, ये वरेन ने हमें ये सिद्धांत दिया।
एक्चुअल में इन्होंने समझाया क्या, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। इन्होंने क्या किया, दो चीजें ली। एक तो लिया इन्होंने, क्या लिया, लिक्विड वाटर लिया, लिक्विड वाटर यानी द्रव जल लिया, और एक तरफ क्या ले लिया इन्होंने बच्चों, एक तरफ इन्होंने सॉलिड वाटर ले लिया। बच्चों कोई भी बताओ मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कि सॉलिड वाटर क्या होता है, ठोस जल क्या होता है, जल्दी बताओ। आई एम वेटिंग बच्चों, शाबाश। कि मैं सॉलिड वाटर की बात कर रहा हूं, मैं मतलब किस फॉर्म की बात कर रहा हूं। एक तरफ तो लिया उन्होंने लिक्विड वाटर, एक तरफ लिया उन्होंने सॉलिड वाटर। बताओ बच्चों फटाफट जल्दी, शाबाश। तो बच्चों इन्होंने क्या किया, इन दोनों पे ना एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड, आपको पता होगा कि एक्सरे डिफ्रैक्शन एक मेथड होता है, एक एक्सपेरिमेंट होता है एक्सरे डिफ्रैक्शन, यानी इसको आप ना एक्सरे विवर्तन विधि भी कह सकते हो। इस विधि का उपयोग करते, इस मेथड को यूटिलाइज करते हुए उन्होंने फाइंड किया, ये पाया, क्या फाइंड किया इन्होंने, ये पाया कि लिक्विड वाटर और सॉलिड वाटर की अलग अलग स्टडी की। सबसे पहले हम बात करते हैं लिक्विड वाटर की, हम बात करते हैं द्रव जल के बारे में। इन्होंने क्या किया कि इसको ना 1.5 डिग्री सेल्सियस पे रखा, और एक इनको पीक मिला, एक इनको क्या मिला, हाईएस्ट पीक मिला, यानी एक प्रकार का शिखर मिला। कोई ग्राफ बनाया होगा उसमें इसको पीक मिला होगा। तो जो फर्स्ट पीक मिला था ना इनको, जो बच्चों फर्स्ट पीक, हाईएस्ट पीक जो मिला था, सबसे उच्चतम शिखर मिला था, उस टाइम जो डिस्टेंस थी अणुओं के बिटवीन, यानी बिटवीन टू द मॉलिक्यूल्स, डिस्टेंस बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स, वो मिली हमें 2.88 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस मिली बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। हम बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं, लिक्विड वाटर की बात कर रहे हैं। बिटवीन टू मॉलिक्यूल, दो अणुओं के मध्य जो हमें दूरी मिली वो कितनी मिली बच्चों, 1.5 डिग्री सेल्सियस पर। जैसे जैसे हम तापमान बढ़ाते गए बच्चों, जैसे जैसे मुझे पता है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस पर हमें कितनी मिली, दो मॉलिक्यूल्स के बिटवीन डिस्टेंस कितनी मिली हमें डिस्टेंस मिली 2.88 एंगस्ट्रॉम। लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर को राइज करते रहे और मैं 83 डिग्री सेल्सियस तक ले गया इसको, और जो ये डिस्टेंस है वो इंक्रीज होकर के कितनी मिल गई हमें, 3 एंगस्ट्रॉम बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, दो अणुओं के मध्य। इसी तरीके से एक्सपेरिमेंट किया, इसी तरीके से एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड यूज करते हुए यही सेम एक्सपेरिमेंट किस पे किया, सॉलिड वाटर पे। अब बताओ बच्चों सॉलिड वाटर क्या होता है, सॉलिड वाटर होता है एक प्रकार की आइस, बर्फ को बोलते हैं बच्चों, है ना, तो इसको बोलते हैं। तो इस पे एक्सपेरिमेंट किया तो उसने देखा कि यही टेम्परेचर पर ओवरऑल इसने एवरेज निकाली तो उसको ये मिला कि 2.76, और यहां आपने मिला था ऑन एवरेज 2.88 एंगस्ट्रॉम, यहां आपको मिल रहा है 2.76 एंगस्ट्रॉम। ये हमें डिस्टेंस मिलती है बर्फ के दो अणुओं के मध्य, बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ आइस। तो वहां कितनी मिलती है, एक बार बच्चों 83 डिग्री सेल्सियस भूल जाओ आप, ये अब भूल जाओ। हमें देखा गया कि ऑन एन एवरेज जो निकाली गई वो 2.88 एंगस्ट्रॉम और यहां पर 2.76 एंगस्ट्रॉम। तो आप मुझे बताओ एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड जो यूज किया, उसमें जो एक्सपेरिमेंट यूज किया, तो ये वॉर्गन और मरे ने ये थ्योरीज को इजाद करने की कोशिश की, उन्होंने ये डेवलप करने की ट्राई की। तो मुझे एक बात बताओ कि ज्यादा डिस्टेंस कहां मिल रही है, लिक्विड वाटर मॉलिक्यूल में या सॉलिड वाटर मॉलिक्यूल में, यानी द्रव जल में या ठोस द्रव में मिल रही है, जल्दी बताओ फटाफट, ज्यादा डिस्टेंस कहां मिल रही है बच्चों। तो ये आपको पता लग गया होगा कि ज्यादा जो डिस्टेंस मिलती है वो कंपैरेटिवली किसमें मिलती है, हमें ज्यादा डिस्टेंस मिलती है लिक्विड के अंदर एज कंपेयर टू आइस में हमें बिटवीन टू जो डिस्टेंस है वो हमें इतनी नहीं मिलती बच्चों, समझ में आई बात, हमें इतनी नहीं मिलती। तो ये तो डिस्टेंस है लिक्विड की और ये है डिस्टेंस आइस की, है ना, ये तो है लिक्विड वाटर की, ये सॉलिड वाटर की। तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस जो मिली वो हमें मिली कहां मिली, वाटर कंटेंट के अंदर। इसका मतलब एक बात देखिएगा कि सॉलिड जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच डिस्टेंस जो होती है वो कम होती है, इसका मतलब अट्रैक्शन फोर्स इन सॉलिड कंटेंट ज्यादा मिलता है। ये बात प्रूव कीगी कि अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ आइस मैक्सिमम मिलता है एज कंपेयर टू लिक्विड, है ना। तो एक्सरे डिफ्रैक्शन में ये बात पता लगी कि एक बात हमें और पता लगी कि जो आइस का जो मॉलिक्यूल होता है ना, सॉलिड वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है, एक मॉलिक्यूल जो होता है ना,
वो जो एक मॉलिक्यूल होता है वो 4 मॉलिक्यूल से सराउंडेड होता है बच्चों, 4 मॉलिक्यूल से सराउंडेड होता है। एक आइस का मॉलिक्यूल क्या है H2O, और ये 4 H2O मॉलिक्यूल से घिरा रहता है। हमें एक नई बात और पता लगी बाय द हेल्प ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड। बच्चों हमें दो बातें पता लगी, हमने डिस्टेंस को पता लगा पाए, हम दूरी का अध्ययन कर पाए कि दो अणुओं के मध्य बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स आइस एंड लिक्विड किसमें ज्यादा मिलती है, तो लिक्विड में ज्यादा मिलती है ना। तो ये हमने कंपैरेटिवली स्टडी की वॉर्गन और मर्रे ने। उसके बाद उसने एक बात और बताई कि जो आइस है ना, आइस का 1 मॉलिक्यूल मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल से घिरा रहता है, और वो भी टेट्राहेड्रली। यानी टेट्राहेड्रली का मतलब होता है कि वो चतुष्फलकीय रूप में, हिड्रली है ना, टेट्राहेड्रल फॉर्म में वो जुड़ा होता है, यानी चतुष्फलकीय संरचना के रूप में उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो चतुष्फलकीय होती है, चतुष्फलकीय फॉर्म में वो घिरा रहता है। अगर मैं बनाऊं तो ऐसे बनेगी स्ट्रक्चर वो चतुष्फलकीय, यानी ऐसे मॉलिक्यूल है और यहां एक मॉलिक्यूल है, यहां एक मॉलिक्यूल है, यहां एक मॉलिक्यूल है, यहां एक मॉलिक्यूल है। इस तरीके से वो टेट्राहेड्रली यानी चतुष्फलकीय रूप में घिरे रहते हैं। जबकि वाटर में ऐसा नहीं होता, वाटर में हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता। वाटर का मॉलिक्यूल देखें, अगर आप पानी के अगर आप बात करें जलीय अणु की बात करें तो उसमें आपको ऐसा देखने को नहीं मिलता। ये देखो वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो डिफरेंट वाटर के मॉलिक्यूल से, यानी 4, कभी 5, कभी 6, कभी 7 मॉलिक्यूल से घिरा हुआ है, कभी 5, कभी 6, कभी एनी टाइम 7 मॉलिक्यूल से सराउंडेड है बच्चों। तो एक जो है, तो इसको जो मॉडल का नाम दिएगा, इसको दिएगा क्लस्टर मॉडल का नाम दिएगा, क्लस्टर मॉडल बाय मॉर्गन व वोरेन। इसको क्लस्टर मॉडल दिया है कि हमें जो लिक्विड के अंदर मिलता है ना, हमें जो किसके अंदर मिलता है, लिक्विड वाटर के अंदर मिलता है, जलीय यानी लिक्विड द्रव जल के अंदर हमें यह मॉडल देखने को मिलता है, जिसको झुंड मॉडल भी कहा जाता है, झुंड मॉडल भी कहा जाता है। तो बच्चों आपको एक बात समझ में आई, दो बातें हमें सीखने को मिली। हमने डिस्टेंस की स्टडी की और हमने स्टडी की किसकी, हमने ये स्टडी की कि आइस के मॉलिक्यूल तो 4 मॉलिक्यूल से सराउंडेड होता है, और डिस्टेंस जो होती है ऑन एन एवरेज बिटवीन टू मॉलिक्यूल 2.76 एंगस्ट्रॉम होती है। और अगर हम लिक्विड की बात करें तो द्रव जल में ऐसा नहीं होता बच्चों, लिक्विड वाटर के अंदर ऐसा नहीं होता। वहां 4 से भी ज्यादा मॉलिक्यूल, ग्रेटर देन 4 मॉलिक्यूल्स भी आपको वहां देखने को मिलेंगे। बच्चों कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ यहां समझ में आया कि नहीं आया। 2 बातें हमने डिस्कस की बच्चों। आगे की बात बड़ी इंपॉर्टेंट आने वाली है बच्चों। हमें पता है कि जो बर्फ की स्ट्रक्चर होती है, कभी ना कभी जब आप इनऑर्गेनिक में पढ़ोगे, इसकी आइस की संरचना पढ़ोगे, तो एक केज लाइक स्ट्रक्चर होती है बच्चों। कैसी होती है, पिंजरे नुमा आकृति होती है, और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है। क्या मिलती है बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है। केज लाइक स्ट्रक्चर होने के कारण इसकी जो डेंसिटी होती है, इसका जो घनत्व होता है, आपको मैंने बताया था कि केज बनने के कारण, पिंजरा नुमा संरचना होने के कारण इसके वॉल्यूम बढ़ जाता है, इसका आयतन बढ़ जाता है और घनत्व में कमी हो जाती है। इसलिए जब जो बर्फ होती है, जब उसको पानी के अंदर आप डालते हो तो वो डूबने की बजाय, डिप होने की बजाय वो फ्लोट करती है, यानी बर्फ पानी की सतह पर तैरती हुई पाई जाती है। उसका कारण क्या है बच्चों, उसके अंदर केज लाइक स्ट्रक्चर बनना। और केज लाइक स्ट्रक्चर यानी पिंजरे नुमा आकृति क्यों बनती है, क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजन, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है। मैं वर्ड यूज करूं, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग और उसमें केज लाइक स्ट्रक्चर बनती है। केज लाइक स्ट्रक्चर बनने के कारण उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है, आयतन बढ़ता है, आयतन बढ़ने के कारण उसका घनत्व कम हो जाता है। तो घनत्व कम होने के कारण एज कंपेयर टू वाटर डेंसिटी इसकी कम हो जाती है, इसलिए डूबता नहीं है ना। ये कारण था बच्चों। तो ये केज लाइक स्ट्रक्चर जो है ना, ये होती है इसके अंदर। अब बात सुनो बच्चों, आपको एक बात पता होगी, एक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता होता है कि आप क्या करते हो, आपने ना इसको गर्म करना शुरू कर दिया, आपने इसको हीट देनी शुरू कर दी। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर, क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर कि 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर की डेंसिटी, 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर की डेंसिटी, पानी का घनत्व मैक्सिमम होता है, उच्चतम होता है पानी का घनत्व। वाई, ऐसा क्यों होता है बच्चों? जबकि मेरा क्वेश्चन सुनते हैं ना, मैं आपको कंफ्यूज करूंगा अभी, फिर आप इसका आंसर दो। अभी तक तो मैं वेट करता हूं, आप चैट सेक्शन के अंदर इसका आंसर देते रहो बच्चों। मैं आपको बताता हूं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है बच्चों,
टेम्परेचर जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे अणुओं को घेरने वाले, जैसे आपको पता है कि एक मॉलिक्यूल्स को बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में घेरते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक मॉलिक्यूल को सराउंडिंग करते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके बिटवीन अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हो गया, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हो तो मॉलिक्यूल्स की नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होगा तो डेंसिटी इसकी क्या होगी, इंक्रीज होगी, है ना, डेंसिटी इसकी इंक्रीज होगी। तो मैं सिंपल सी बात पूछता हूं, मैं गर्म कर रहा हूं तो इसके बिटवीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, अणुओं के मध्य आकर्षण बल में कमी आएगी ना बच्चों। जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कमी आएगी, अणु दूर दूर जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, अणु दूर दूर जाएंगे, डिस्टेंस क्या होगी, इंक्रीज होगी बच्चों बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, दूरियां बढ़ेंगी तो इसका मतलब मॉलिक्यूल पास नहीं रहेंगे, यानी बच्चों ये D फॉर डिस्टेंस है, यानी बच्चों उसका वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसकी डेंसिटी डिक्रीज होनी चाहिए। लेकिन मैं यहां क्या देख रहा हूं बच्चों, कि 1 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस पर जाने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर, इंक्रीज करने पर हमें वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम मिलती है, मैक्सिमम डेंसिटी Y। बच्चों मैं लिख नहीं रहा क्वेश्चन, मैं सिंपल डिफाइन कर रहा हूं, मुझे आंसर दो कमेंट सेक्शन के अंदर, आई एम वेटिंग, जल्दी बताओ बच्चों। मैं सिंपल सी बात क्या बोला मैंने कि टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम होता है बच्चों। मैं यहां गलत लिख बैठा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स कम हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है और डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल बढ़ती है, इंक्रीज होती है बच्चों, है ना। तो ये बात बताओ बच्चों कि ऐसा क्यों होता है, कि जल्दी बताओ फटाफट, टेम्परेचर बढ़ाने पर ऐसा क्यों होता है बच्चों। मैं कह रहा हूं कि जल्दी बोलो फटाफट, शाबाश। दोबारा मैं इस बात को एक्सप्लेन कर रहा हूं, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाओगे मॉलिक्यूल्स के बिटवीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म होगा तो ये मॉलिक्यूल्स बहुत सारे जो है वो इधर उधर रैंडमली मूव करने शुरू हो जाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा बच्चों, डेंसिटी बढ़ जाएगी, डिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो बताओ बच्चों डेंसिटी तो कम होनी चाहिए, बढ़ती क्यों है, शाबाश। बताओ बच्चों इसका आंसर देने जा रहा हूं, सुन लो इसका आंसर क्या बनेगा, सुन लो बच्चों। जैसे जैसे हम 0 डिग्री सेल्सियस टू 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस और 4 डिग्री सेल्सियस तक हम पहुंचते हैं तो होता क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक जाने पर होता क्या है बच्चों, आपको पता है टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, शाबाश, टेम्परेचर बढ़ाया तो बच्चे कहते हैं कि सर मॉलिक्यूल्स बिटवीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ, बिल्कुल कम हुआ। ये एकदम से क्या हुआ, इसकी मॉलिक्यूल्स के बिटवीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया। जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ ना तो ये मॉलिक्यूल्स ना, जैसे ये बंधन टूटा तो ये मॉलिक्यूल्स ना एकदम से इकट्ठे हो गए एक तरह से। ऐसे मैं ये पहले कह रहा हूं मैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ तो ये मॉलिक्यूल्स सारे के सारे झुंड बन गया, इनका एक क्लाउड बन गया, इनका इकट्ठे हो गए मॉलिक्यूल। एकदम से क्या हुआ कि जैसे जैसे ना आपने क्या किया कि इनके बॉन्ड टूटने शुरू हो गए, इनके गैप जो है ना, इनका गैप क्यों था, क्योंकि इनके बीच में बॉन्ड बना हुआ था, बॉन्ड टूटने शुरू हो गए, तो बॉन्ड टूटे तो मॉलिक्यूल्स एकदम से इकट्ठे हो गए। जैसे ही मैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा मैं, है ना, तक बढ़ता जाता है ना। तो ऐसा क्या होता है, क्योंकि ना घेरने वाले जो सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स है वो इंक्रीज हो गए, एकदम से इंक्रीज हो गए, सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो गए और वॉल्यूम जो है बच्चों उतना ही पड़ा है, कांस्टेंट। लेकिन यहाँ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब मास बढ़ रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट पड़ा है, तो डेंसिटी इंक्रीज होगी ना बच्चों। अगर मास इंक्रीज हो रहा है तो उसकी डेंसिटी भी इंक्रीज होगी ना, फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होगी। मेरी बात समझे। तो जैसे ही आप 0 डिग्री 4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ाते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं ना, तो उसके बीच में क्या होता है कि अणुओं के बिटवीन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ना वो धीरे धीरे टूटने शुरू होते हैं और एकदम से मॉलिक्यूल्स पहले पास आते हैं बिल्कुल। फिर जैसे ही आप 4 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस की तरफ लेके जाते हो ना, जैसे लेके जाते हो तो ताप और बढ़ाते हो, टेम्परेचर और इंक्रीज करते हो, तो बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स जो डिस्टेंस है वो ना, डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, दूरी दो अणुओं के मध्य है, वो वाला फैक्टर इफेक्टिव हो जाता है बच्चों। आफ्टर 4 डिग्री सेल्सियस ये डिस्टेंस बढ़नी शुरू हो जाती है बिटवीन मॉलिक्यूल्स, यानी अणुओं के मध्य दूरियां बढ़नी शुरू हो जाती है और घनत्व
यानी डेंसिटी फिर घटनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि ना मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाने शुरू हो गए। अब इतना ही का सेम वॉल्यूम है, लेकिन मॉलिक्यूल कितने बचे हैं? सिर्फ 3। अब मॉलिक्यूल सारे के सारे इधर उधर भाग गए, है ना, तो घनत्व फिर घटने लगता है, डेंसिटी फिर डिक्रीज होने लगती है, और हाई टेम्परेचर पर अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध टूट जाता है। इट हाई टेम्परेचर बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिस्टर्ब हो जाती है एंड ब्रेक हो जाती है बच्चों, टूट जाती है। इसीलिए जब आइस जो होती है, आइस, इसको जैसे जैसे आप गर्म करते जाते हो वैसे वैसे इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटने लगती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग खत्म होने पर इसकी केज लाइक स्ट्रक्चर भी खत्म होने लगती है, और केज लाइक स्ट्रक्चर खत्म होते ही ये वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और ये वाटर, लिक्विड वाटर यानी जल की तरह व्यवहार करने लगता है, द्रव जल की तरह व्यवहार करने लगता है। बच्चों मेरी बात समझ में आई बच्चों कि ऐसा क्यों होता है? जल्दी बोलो। मैंने पूरा आपको नोट्स मिल जाएंगे, उसमें ये बातें लिखी होंगी, लेकिन हमें अंडरस्टैंड नहीं होती है, हमें समझ नहीं आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर रहा हूं बच्चों आपको, जल्दी बोलो, शाबाश। तो इस हिसाब से इसको एक्चुअल में ये क्लस्टर मॉडल समझाया किसने, ये बातें समझाई इसने। एक्चुअल में डेंसिटी क्यों इंक्रीज होती है एट द पॉइंट ऑफ 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता होता है, इनऑर्गेनिक में, बोले फिजिकल में आए कि 4 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर मैक्सिमम डेंसिटी क्यों मिलती है, इसकी बात समझाई हमें किसने? हमें समझाई मॉर्गन एंड वॉरेन ने समझाई। हमें डिस्टेंस निकालनी बताई बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड वाटर एंड सॉलिड वाटर, किसने बताई? मॉर्गन एंड वॉरेन ने बताई। हमें क्लस्टर मॉडल किसने दिया? वॉर्गन एंड मरे ने दिया। ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड टॉपिक कंप्लीट हुआ बच्चों। ओके, ये लास्ट पॉइंट रह गया था, इसलिए मैंने टॉपिक को कंप्लीट किया। हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट इसका लिक्विड स्टेट का हम मंडे को शुरू करेंगे। बच्चों एनी डाउट कमेंट सेक्शन के अंदर लिखा करो कि आज की बात आपकी समझ में आ गई, या सर आज की बात हमें पल्ले नहीं पड़ी, हमें कौन सा पॉइंट हमें समझ नहीं आया, वो लिखा करो ताकि मैं आपकी स्टडी करूं। आने वाले टाइम में आपको बहुत बढ़िया लेक्चर मिलेंगे, और बीएससी सेकंड ईयर, बीएससी फाइनल के अंदर भी आपका साथ में छोड़ूंगा बच्चों। अगर आप इंटरेस्ट दिखाते हो तो मैं आपका दुगना इंटरेस्ट दिखाऊंगा बच्चों, लेकिन कमेंट सेक्शन के अंदर लिखा करो कि सर आज आपने जल्दी पढ़ा दिया, आज आपने स्पीड में पढ़ा दिया। एनीवन, कोई भी मेरा क्रिटिसिज्म है बच्चों, मेरी कोई भी आलोचना है तो आप किया करो। अच्छी बात हो अच्छी बात बताओ, अगर आलोचना करनी तो आलोचना करो, लेकिन बी पॉजिटिवली। ओके, और ये वीडियो लेक्चर अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हो जिनको शिक्षा नहीं मिल रही, जिनको प्रॉपरली एजुकेशन नहीं मिल रही, जिनके कॉलेज के अंदर पढ़ाई नहीं हो रही है, उनको आप शेयर कर देंगे बच्चों। ये हमारा हेल्प करना हमारा मोटिव बनता है। तो आज अपने इतना ही करते हैं। तो आई होप आपको चार पॉइंट समझ में आ गए होंगे। बुक में इतना शायद डीपली नहीं समझाया जाता बच्चों, मैं कोशिश करता हूं कि आपके माइंड में बात फिट हो जाए बच्चों। ओके बच्चों, थैंक यू।